हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी पब्लिश कर दिया और उसके 1 शॉर्ट वीडियोस को भी हमने पब्लिश किया है। अगर आप वो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, क्लास 9th में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में एक जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ जो शुरू करने वाले हैं हम वो प्रॉपर्टी से शुरू करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट्स आएगा वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अच्छा, एक चीज़ और है, ये एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है, तो अपने साथ पेन और कॉपी रख लेना ताकि नोट्स भी आप इजीली बनाते चलो, या फिर मैं ये हाईलाइट में जो कर रहा हूँ ना वो स्क्रीनशॉट लेके भी आप बाद में भी नोट्स बना सकते हो। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है किसी भी मेटल्स का। तो ये हमने बहुत पहले तो इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, यानी कि प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, लेड, जिंक और अदर मेटल्स जो है वो जो हमारे आसपास में अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। 3.1 के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि टेक अ सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, note the appearance of each samples, clean the surface of each samples by rubbing of them with the sandpaper and note their appearance again। सबसे पहले कह रहा है कि कुछ आप मेटल्स ले लो जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, और उसको पहले ऑब्जर्व करो कि वो कैसा दिख रहा है। उसके बाद से उसको सैंड पेपर से लेके रब करने के बाद से उस पर नोटिस करना है कि अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं। तो देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आयरन अगर हम रबिंग से पहले अगर डिस्कस करेंगे तो आयरन पहले तो सॉलिड होता है, फिर उसके सरफेस जो मेटेलिक होती है वो उसका कलर ब्राउन ब्लैक कलर भी हो सकता है। जैसे उस पर रस्टिंग होती है ना तो उसका कलर ब्राउन या फिर ब्लैक कलर हो सकता है। इट्स सरफेस में हैव रस्ट, क्योंकि उस पर क्या है, रस्ट है, यानी कि हल्का सा उस पर जंग लग गया है। फिर कह रहा है कि जब आप रब करते हो रबिंग के बाद से सैंड पेपर से, तो जो उसका सरफेस है वो आयरन का जो एक्चुअल अपीयरेंस है वो आ जाएगा और उसका कलर जो है वो शाइनी और सिल्वर कलर का हो जाएगा। फिर ऐसे ही कॉपर के बारे में बात करें तो रबिंग के पहले वो ऑरेंज रेड मेटल्स दिखेगा, उसका जो सरफेस है कभी कभी ग्रीन कलर का दिखेगा। क्यों ग्रीन? क्योंकि वो ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, यानी कि इसमें भी क्या हो रही है, रस्टिंग हो रही है। फिर रबिंग के बाद से जो इसका अपीयरेंस है वो रेडिश या फिर ऑरेंज कलर का हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज और शाइनिंग के साथ आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो है वो मेट सिल्वर सरफेस होता है। फिर लाइट वेट, चूँकि एल्युमिनियम जो है वो लाइट वेट होता है, लेकिन अगर इसको रब किया जाए तो रबिंग के बाद ये शाइनी और सिल्वर कलर का हो जाता है, क्या, एल्युमिनियम। फिर मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो बिफोर रबिंग मैग्नीशियम जो है वो ग्रे सरफेस होता है और ये बहुत लाइट वेट होता है, हल्का वेट होता है, लेकिन रबिंग के बाद से अगर इसके कलर की बात करें तो ये शाइनिंग सरफेस के साथ साथ सिल्वर कलर का हो जाता है। तो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 3.1। अब यानी कि हमने ये देखा कि कोई भी मेटल होता है उस मेटल का सरफेस जो होता है वो मोस्ट शाइनी होता है। कब? जब उसको फ्रेश लेते हैं, यानी कि रबिंग के बाद से उसको क्लीन करने के बाद से जब उसकी सरफेस को देखते हैं वो सरफेस जो होता है वो शाइनियर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट्स हैव शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। ठीक है। तो अगर पूछता है कोई व्हाट इज़ मेटेलिक लस्टर, तो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, इट इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। क्लियर है? ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब कह रहा है कि एक्टिविटी 3.2 पढ़ लो और उसके बेसिस पे कुछ और ऑब्जर्वेशन करना है हमें। कह रहा है टेक ए स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट देम मेटल्स विथ अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। कैप्शन दे रखा है कि ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल्स विथ केयर, ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विथ अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, पहले तो हम जब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को कट करने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हार्ड होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हार्ड सरफेस होने के वजह से इसको नाइफ से हम इजीली कट नहीं कर पाएंगे। अगर हम आयरन से कट करने को जाएंगे भी तो नाइफ पे ही थोड़े से निशान पड़ जाएंगे, डॉट पड़ जाएंगे।
कॉपर को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने से हल्का सा उस पर मार्क्स बनेगा, बट वो पूरी तरीके से इजीली कट नहीं होगा। एल्युमिनियम को अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे तब वो हल्का सा कट मारेगा, बट ये पूरी तरीके से इजीली कट नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम में प्रेशर डालेंगे तो वो इजीली कट कर सकता है, बट उसमें भी हमको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो हार्ड सरफेस होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, ताकि ईजिली नाइफ से हम कट ना कर सकें। लेकिन वहीं अगर सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम देखो पहले तो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि वो इजीली रिएक्ट कर लेता है इन्वायरमेंट से, इसलिए सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, ड्राई करते हैं फ़िल्टर पेपर के बीच में उसको प्रेस करके, ठीक है, और इसको डायरेक्ट हाथ से टच नहीं करते हैं। फिर कह रहा है कि इसको वॉच ग्लास पे जब रख के इसको कट करते हैं तो जैसे ही हम कट करते हैं तो उसके जो बीच का सरफेस होता है वो शाइनियर हो जाता है, बट इन्वायरमेंट से रिएक्ट करने के बाद से वो जो होता है वो मडी कलर का होता है, हल्का सा धुंधला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है इन्वायरमेंट से। तो ये था एक्टिविटी नंबर 3.2 का पूरा आंसर। यानी कि हम देख रहे हैं कि ईजिली इसको नाइफ से कट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड मेटल्स होते हैं, ठीक है। हालांकि उसका पूरा ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ रखा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर को देख सकते हो, ठीक है। अब देखो चूँकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया पढ़ने के बजाय। अब चलते हैं आगे। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमने ये पाया कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। जैसे आपने देखा ना, मैग्नीशियम और सोडियम को हम इजीली कट कर सकते हैं, बट आयरन को, एल्युमिनियम को ये हम कट नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी हार्डनेस जो है वो वेरी कर रही है ड्यू टू मेटल्स, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्टिविटी 3.1, तो ये जो है ये हमारा सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का। कह रहा है टेक ए पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन ऑफ मेटल ऑन द ब्लैक ऑफ आयरन, and on a block of iron, strike it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with other metals. Record the change in the shape of these metals. यानी कि सबसे पहले कह रहा है कि आप जिंक ले लो, आयरन ले लो, लेड और कॉपर ले लो, उसके बाद से इसको हैमर से 3 से 4 बार या 5 बार इसको चोट करो। चोट करने के बाद से आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो देखो यहाँ मैंने इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ रखा है। कह रहा है कि आयरन जो होता है पहले तो वेरी हार्ड होता है, तो इस पर कोई भी हैमर से कितनी भी बार वॉर कर लो इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आता है। हाँ, इसको गर्म करने के बाद से अगर हम इस पर हैमर से अगर हिट करेंगे तब इसके शेप में चेंजेस आ सकता है, जैसे कि आपने जो भी हमारे लोहार वगैरह होते हैं आपने वहाँ देखा होगा। फिर जिंक के बारे में कह रहा है कि ये स्लाइटली ब्रिटल होता है, हल्का सा दबेगा, बट ये पूरी तरीके से नहीं होगा। अगर ज़्यादा हम फोर्स डालेंगे तो ये जो है इम्पैक्ट आने की वजह से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अगला है लेड। लेड कह रहा है कि ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कि शेप विल इजीली चेंज एंड द फ्लैट एंड। और लेड पर ज़्यादा जब हम मारेंगे तो शेप चेंज होने की वजह से वो पूरा का पूरा फ्लैट हो जाएगा, चपटी पतली चादर के रूप में वो हो जाएगा। फिर कॉपर के बारे में बात करें, ये डक्टाइल नेचर का होता है, तो शेप विल चेंज एंड फ्लैटन, लेकिन जब इस पर ज़्यादा हम करेंगे तो उस पर क्रैक भी आ सकता है, बट ईजिली वो क्रैक नहीं दिखता है, इसीलिए ये पूरा क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। तो कॉपर और लेड इजीली फ्लैटन हो रहा है, बाकी जो है वो इजीली फ्लैटन नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद से। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कह रहा है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू द थीन शीट। देखा ना कि आपने थीन शीट के रूप में इसको बदला जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो अगर आपसे पूछता है कि मेलेबिलिटी क्या होता है, तो मेलेबिलिटी किसी भी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है कि उसको अगर हम स्ट्रोक दे दें और स्ट्रोक होने के बाद से वो पतली सीट के रूप में, थीन सीट के रूप में अगर वो चेंज हो जाता है तो उस मेटल के अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। यही कारण है कि हम किसी भी मेटल्स को ईजिली हम अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आगे कह रहा है कि डू यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर्स आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, तो आप ये याद रखना कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो हमारा मोस्ट मेलेबल मेटल्स है। आगे एक्टिविटी 3.1 कह रहा है कि लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन द डेली लाइफ। जो हम अपने डेली लाइफ में या फिर अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं, किस मेटल का हम यूज़ करते हैं उसके बारे में कह रहा है।
यानी कि हम मेटल्स का यूज़ करके क्या बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं। तो इस नेचर को हम कहते हैं डक्टाइल का नेचर, यानी कि तार के रूप में उसको, वायर के रूप में उसको खींच के लंबा कर सकें, ये नेचर होता है डक्टाइल नेचर का। तो आप ज़्यादातर आप कॉपर का देखते होगे, ठीक है, ज़्यादातर तो हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं। तो कॉपर जो है वो मोस्ट डक्टाइल नेचर का होता है, जिसकी वजह से हम क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाएगा, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टाइल, व्हाट इज़ डक्टिलिटी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके एग्जांपल भी आप दे सकते हो। अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होता है। पहले तो ये क्या था, मेलेबिलिटी भी क्वालिटी थी और डक्टिलिटी की भी क्वालिटी गोल्ड के अंदर होती है। तभी तो आप देखना 2 ग्राम 3 ग्राम के गोल्ड से हम बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह बना सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से करीब करीब 2 किलोमीटर लेंथ के वायर जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं गोल्ड से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने लिख लिया। इट इज़ ऑब्जर्व इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो अगर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की नेचर नहीं होती तो हम जो यूज़ आज मेटल्स का कर रहे हैं वो आज हम ऐसे यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। फिर आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। जो हम आज खाना पकाने के लिए जो यूज़ करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आप किस मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम का हम लोग यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं। तो ये मेटल हम यूज़ करते हैं अपने घरों में जो कुकिंग का वेसल्स होते हैं उसको बनाने में, ठीक है। कह रहा है कि वाई दिस मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स। तो इसका वेरी इजी एग्जांपल है। पहला तो ये होता है कि उसमें वो इजीली हीट गेन कर लेते हैं और वो मेल्ट नहीं होते, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, यानी कि हम इजीली उसमें खाना पका सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक्टिविटी 3.5 दिया गया है। उसके लिए अरेंजमेंट पहले आप समझ लीजिए। हमने एक स्टैंड लिया है, उस स्टैंड से एक मेटल के ऐसे वायर को हमने लगा लिया है, मेटल के वायर को ऐसे लगा लिया है। अब इसके इस वाले छोर पे हमने क्या किया है, एक मोम लगाया है और उससे एक पिन को ऐसे कनेक्ट करके छोड़ दिया है। अब हम धीरे से स्प्रिट लैंप या बर्नर की हेल्प से इसको हीट देना शुरू कर रहे हैं। अब देखो, जैसे आप हीट इसको दोगे ना तो ये हीट जो है वो स्प्रेड होगा और धीरे धीरे हीट इधर आएगा। अब आपको पता है कि जब हीट इधर आगे आएगा तो ये जो हमने मोम लगाया है, ठीक है, वो क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये मेल्ट होगा तो इसका पिन क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हम ये जान पाएंगे कि जो हमारा हीट है वो एक्सपेंड होता है मेटल के अंदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो ट्रेवल करता है, यानी कि हीट एक्सपेंसन होता है, या फिर हीट को वो कंडक्ट कर सकता है कोई भी मेटल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ है। कह रहा है कि टेक का एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, या फिर आप इस एक्सपेरिमेंट में एल्यूमिनियम का वायर ले लो या फिर कॉपर का वायर ले लो। क्लैम्प विद द वायर ऑन अ स्टैंड, जैसे कि स्टैंड में दिखाया गया था वैसे क्लैम्प कर दो। फिर फिक्स अ पिन टू अ फ्री एंड्स ऑफ वायर यूजिंग वैक्स यानी कि मोम की सहायता से एक पिन को उसके एंड पर क्या कर दो, फिक्स कर दो। हीट द वायर विद द स्प्रिट लैम्प की सहायता से उसको हीट करना है, या फिर कैंडल या फिर बर्नर का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, तो जाहिर सी बात है हीट एक्सपेंड होने की वजह से वो वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगा और इजीली पिन जो है नीचे गिर जाएगा। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कोई भी मेटल जो होता है वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकता है, ठीक है। और यही कारण है खाना भी पकने का, तो यही कारण है हम नीचे से हीट देते हैं वो, और वो पूरा वेसल्स में हीट फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो ईजिली पक जाता है। तो देखो, यहाँ से हमने क्या प्रॉपर्टी निकाला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके पास मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होता तो जो हम फूड मेकिंग में जो हम वेसल्स यूज़ करते हैं वो भी मेल्ट हो जाता, तो खाना के साथ वो भी मेल्ट हो जाता और खाते हम पेट के अंदर चला जाता। तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होने की वजह से हम क्या करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं अपने फूड वेसल्स में। कह रहे हैं कि बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो कॉपर और सिल्वर को याद रखिएगा कि हीट के ये बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, कौन, सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मरकरी, ध्यान देना इस पॉइंट्स को, लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि जो वेरी कंडक्टिविटी हीट की होती है वो सिल्वर और कॉपर के अंदर होती है, और लेस कंडक्टिविटी लेड और मरकरी में होती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फिर कह रहा है कि एक क्वेश्चन है कि डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। क्या मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए एक्टिविटी दिया गया है, उस एक्टिविटी को हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखो एक्टिविटी 3.6, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन फिगर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। प्लेस अ मेटल्स टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी एज सोन। डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? पहले कह रहा है कि एक सेटअप तैयार करो जैसा दिखाया गया है। जैसे बैटरी है, बैटरी का एक टर्मिनल हमारा यहाँ, एक टर्मिनल हमारा यहाँ क्लैंप लगाया गया है और देखो टर्मिनल से बल्ब लगा दिया गया, इसके दूसरे सिरे को की लगाया गया और की का दूसरा सिरे को ओपन एंड किया गया है। अब यहाँ क्या करना है, बारी बारी से किसी न किसी मेटल को यहाँ प्लेस करना है। अगर मेटल प्लेस करने से अगर ये बल्ब जला तो इस मेटल के अंदर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो बारी बारी से चेक करोगे। तो ये खैर आप छोटी सी बैटरी लेके आप बल्ब से यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये मैं खास कर मना कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट लाइट से यूज़ मत करना। आप छोटी सी बैटरी मार्केट से ले सकते हो, या फिर इवन जो हमारे वॉच सेल होते हैं या फिर रिमोट सेल होते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप ऐसे चेक कर सकते हो एज ए टेस्ट। ठीक है, तो खैर इसको मैं कहूँगा कि टीचर के प्रेजेंस में अगर आप एक्सपेरिमेंट करो तो बहुत अच्छा है। तो देखो जब हम इसमें आयरन को रखेंगे ना, आयरन को रख सकते हो या फिर कॉपर को भी रख सकते हो, तो वो इजीली क्या करेगा, इस बल्ब को ग्लो कर देगा, यानी बल्ब जो है वो जल जाएगा। इससे हमको पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि द वायर दैट कैरी द करंट इन योर होम्स हैव कोटेड विथ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC। जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, आप उसके ऊपर देखोगे एक ब्लैक कलर का या फिर ग्रीन कलर का या रेड कलर का एक PVC यानी कि प्लास्टिक के तरह का कुछ होता है, उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, यानी कि PVC कहते हैं, या फिर वो रबर का होता है। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में प्रवेश करेगी और हमको करंट लग सकता है। इसीलिए उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड की लेयर लगा दी जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी से हम खुद को बचा सकें। कह रहा है कि वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ सच सब्सटेंस। तो जाहिर सी बात है भाई, इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में ना प्रवेश करे, उसके वजह से हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं PVC से। व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करें तो क्या आएगा। तो ईजी है, किसी भी मेटल को हार्ड सरफेस से आप करोगे तो उससे आवाज़ आएगा जैसे। तो ये आवाज़ आने का मतलब है कि हमने क्या किया है, मेटल से हार्ड सरफेस में टक किया है। हालांकि मेरा हाथ मेटल्स का नहीं है, लेकिन आप इजीली, जैसे ये ग्लास है, मैं इस ग्लास को अगर ऐसे करूँगा तो आवाज़ आ रहा है। तो ये आवाज़ बताता है कि किसी भी मेटल को अगर हार्ड सरफेस से हम स्ट्राइक करते हैं तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होने के कारण ये सोनरस होता है। ऐसी क्वालिटीज़ को हम कहते हैं कि मेटल्स के अंदर कौन सी क्वालिटी है, सोनरस की क्वालिटी है। तो ये हमारा क्वालिटी नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हीट वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला हमारा 5 था और ये वाला हमारा 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि मेटल्स दैट प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस इज सेड टू बी सोनरस। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज सोनरस, तो आप इजीली बता सकते हो, लिखोगे ये लाइन, द मेटल्स that produces a sound on striking a hard surface is said to be sonorous। अब आगे कह रहा है कि can you now say why school bells are made of metals। मेटल्स इसलिए होते हैं ताकि हार्ड सरफेस से अगर टकराएगा तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सोनरस होने की वजह से साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ताकि बच्चों को ईजिली जो हमारा बेल का साउंड है वो ईजिली हमको सुना सके।